समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करहल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया। इस दौरान करहल में अखिलेश यादव के आने पर करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के प्रांगण में अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करने का भी काम किया है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने करहल पहुँचने पर सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को बताते हुए लोगों से समर्थन देने की अपील भी की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई बड़ी बयान देते हुए मीडिया से दूरी भी बनाई। इस दौरान अखिलेश यादव के समर्थकों का उत्साह देखने को बन रहा था। करहल पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जमकर अभिवादन किया। इस दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उनसे सहयोग भी मांगा है। अखिलेश यादव ने अपने चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से समर्थन देने की बात कही है, साथ ही और भी लोगों से समर्थन मांगने की अपील भी की है। इस दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया। ये सुनते हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पाबंदियां थी और ये वैश्विक महामारी की वजह से चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे नियम बनाए थे। उन नियमों का पालन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहीं संपन्न हो रहा है तो यहाँ पर आज करहल विधानसभा में हो रहा है। जो नियम है उनका हम लोग पालन कर रहे हैं। जो है उन सबका पालन करते हुए, क्योंकि इधर जहाँ कार्यक्रम हुए हैं हम लोगों पे कहीं न कहीं कुछ जगह शिकायतें भी हुई हैं। अभी नोएडा में जब कार्यक्रम था, जोश और उत्साह में लोगों ने थोड़ी आतिशबाजी कर दी। अभी जानकारी मिली है कि हम पर और जयंत चौधरी जी पर कार्रवाई होने के लिए कुछ लोगों ने शिकायत की है और हजारों लोगों को अज्ञात में डाला है। अभी कुछ दिन पहले रथ चल रहा था आगरा में, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि अज्ञात लोगों पर वहां भी कुछ जो प्रोटोकॉल है, कोविड है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने की शिकायत पर भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि वहां पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इधर हम लोगों ने देखा कि वैश्विक महामारी आई, उसके कारण हमें और आपको सबको अपना नाक और मुंह बंद करके चलना पड़ा। और आज भी ऐसा है कि अगर बीमारी से बचना है तो हमें और आपको अपने नाक और मुंह बंद करके रखना है। लेकिन अब चुनाव आ गया है, अब चुनाव आ गया है और ये चुनाव जिस चरण में है वो तीसरे चरण में है। मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जिस तरह की हवा चल रही है, पहले चरण में ही सरकार के आंख और कान खुल जाएंगे। जिस सरकार ने अभी तक आंखें और कान बंद कर रखे थे, पहले चरण से ही सरकार की आंख और कान खुल जाएंगे, क्योंकि किसान से लेकर के नौजवान इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के किसानों ने तकलीफ और परेशानी का सामना किया है।
भाई हैं और जितने हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं, सब किसान परिवार से जुड़े लोग हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो खेत ना हो, खेती ना करता हो। और खेती के साथ साथ ये नौजवान भी उन्हीं परिवारों के लोग हैं। इन्होंने देखा कि किस तरीके से खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो चुकी है। और जो सरकार ये कह रही थी कि आय दोगुनी होगी, बताओ कहीं किसी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई तो बताओ। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? हमें नहीं लगता किसी को खाद मिली होगी। और खाद अगर मिल भी गई होगी तो आपने देखा होगा बोरी में से खाद की चोरी हो गई। कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है? ये जो बोरी की चोरी है ये कहां से बीजेपी ने सीखी है? यहां पर जितने लोग होंगे उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में पार्ले जी बिस्किट खाया होगा या पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। यहाँ ये बुजुर्ग लोग हैं, जब आपके जमाने में पैकेट मिलता था तो कितना बड़ा पैकेट था। जब पहले पार्ले जी का पैकेट मिलता था बहुत बड़ा पैकेट होता था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उसमें से बिस्किट कम होते चले गए, महंगाई बढ़ती चली गई, बिस्किट कम होते चले गए। और आज भी जो पैकेट मिल रहा है कीमत वही है, लेकिन उसके अंदर बिस्किट उतने नहीं है। हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोरी की चोरी अगर कहीं से सीखी है तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीखी है। अभी इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अभी हमारे और आपके योगी बाबा मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं क्यों गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज से जब सर्दी ठंडा करना होगा फ्रिज में, तो फ्रिज ठंडी तभी करती है जब उसके अंदर कंप्रेसर सही चलता है। जो लोग फ्रिज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रिज तभी ठंडा करती है जब उसका कंप्रेसर ठीक चलता है। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है? और समाजवादियों ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलेगी और पुलिस की भर्ती निकलेगी। ये गर्मी निकालने वाले ये हम और नौजवानों के लिए हम कह के जा रहे हैं कि फौज की पुलिस की भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी शिकायत रही और पैसे वसूलने के लिए सरकार ने न जाने कितनों पर मुकदमे दर्ज कर दिए। तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और आज भी सरकार सबसे महंगी बिजली दे रही है और इस सरकार ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर एक भी बिजली का कारखाना कहीं लगा हो तो बता दो। कहीं बिजली का कारखाना नहीं लगाया। लेकिन बताओ हमें और आपको कितना बिजली का बिल देना पड़ रहा है? लगातार बिल देना पड़ रहा
बढ़ चढ़ करके बिल देना पड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जैसा नेताजी ने सिंचाई माफ की थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए भी बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जैसे समाजवादियों ने तय किया कि बिजली फ्री देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि 4.5 साल जो पैसा वसूला है, बताओ वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इस बार जनता के गुस्सा के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मर उड़ जाएगा। ये जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रांसफॉर्मर नहीं बचा पाएगी। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हम लोगों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, तो अब ये बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन बांट रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि करहेल और मैनपुरी में किसी को बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप या टैबलेट दिया और ना स्मार्टफोन दिया। और सोचा करो क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते। और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी गांव में चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ होगा। और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं कि ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे। समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। और पहले की तरह बच्चे जो आगे की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं उनको लैपटॉप देकर के दुनिया से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि इस समय नई नई नौकरियों की जरूरत है, नए नए रोजगारों के अवसर मिले, क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल गई है और जिस तरीके से काम करने का तरीका बदल गया है, जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, नए नए कोर्स आ गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर 14 लाख लैपटॉप बांट सकते हैं तो उसी क्षेत्र में आईटी के सेक्टर में अगर 22 लाख भी नौकरी नौजवानों को देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में उन नौजवानों को अच्छी नौकरी, लैपटॉप चलाने वाली या आज के समय पर जो नौकरियां मिलती वो देने का काम करेंगे। इधर बहुत पार्टी ने फैसला लिया है, ये जो कर्मचारी संघ के लोग हैं समय समय पे हम लोग उस सभाओं में मिलते थे और सभाओं में कहते थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। यहाँ भी तमाम नेता बैठे हैं जो उनके संगठन के लोगों से मिलते थे और संगठन के लोगों की यही मांग होती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कोई सरकार नहीं की। इस बार हम लोगों ने कर्मचारी संघ के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठे और उनके साथ राय बनाई और जो फाइनेंस और वित्त के जानकार लोग हैं, जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनको साथ ला करके और जो उस विभाग में पुराने अधिकारियों ने जिन्होंने काम किया है उनसे बात को समझ करके समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और जब पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तुलना कर रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है कि पुरानी पेंशन है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो नई पेंशन नहीं चाहते, पुरानी पेंशन चाहते हैं। इसलिए सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम होगा। कोरोना के समय पर, कोरोना और बीमारी के समय पर सब कुछ बंद हो गया।
बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए और हमें और आपको भी घरों में रहना पड़ा। अगर उस समय कोई काम कर रहा था तो वो हमारे किसान थे जो खेतों पे जाकर के उन्होंने काम किया, और किसानों की वजह से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने बचाया तो हमारे किसानों ने बचाया। उन्होंने कोरोना के समय इसलिए कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वो आपकी एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस उस समय भी चल रही थी। इन बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब की, एम्बुलेंस नहीं दी गरीबों को। आज भी जो एम्बुलेंस सड़कों पे चल रही है तो बताओ ये समाजवादियों की है कि नहीं है? और इसी तरीके से पुलिस के लिए, ये हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थानों पे पैसा नहीं होता था। अगर किसी चोर या अपराधी या घटना करके जो भाग रहे होते थे उनको पकड़ने के लिए आपसे पैसे वसूलती थी पुलिस, और जब पैसा मिल जाता था तभी उनकी गाड़ी चलती थी। कोई विभाग के पास बजट नहीं था डीजल और पेट्रोल का। मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनेगी जो दुनिया की व्यवस्था है। इसलिए न्यूयॉर्क, अमेरिका की सबसे बड़ा शहर, न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है उसके लिए यहां से अधिकारी भेजे गए थे जो इस विभाग के अच्छे अधिकारी उनको भेजने का काम किया हुआ। वो देख करके समझ करके आए, और उसके बाद प्रोफेसर वेंकट थे, उनको साथ लेकर के आए, और उनके राय मशवरे पर ये पुलिस को 100 नंबर देने का काम हुआ। और जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया इसको, और पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी कि अगर कहीं घटना हो जाए तो 10 या 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर से 112 किया है, तब से पुलिस का कबाड़ा कर दिया। 100 से 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया। पहले पुलिस ठीक थी, लेकिन 112 नंबर पाके पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। आने वाले समय में अगर कानून व्यवस्था को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, गाड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो हम समाजवादी लोग गाड़ियों को बढ़ा करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो उस दिशा में काम करेंगे। ये तमाम काम समाजवादी ने किए और करके दिखाए हैं। पहले 500 रुपए मिलते थे समाजवादी पेंशन में माता बहनों को, हमारी गरीब माताओं को 500 रुपए मिला करते थे। लेकिन इधर जब से महंगाई बढ़ी है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 500 नहीं बल्कि 3 गुना करके उन्हें पेंशन 1500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। ये तमाम काम और तमाम योजनाएं हम आपके बीच में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकार बने। जो पहले चरण का चुनाव है, हालांकि आपका तीसरे चरण का चुनाव है, जो पहले चरण से चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव दूसरी दिशा में ले जाएं। लेकिन अभी जागरूक जनता है, जागरूक जनता अभी भी चुनाव को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहती है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है, और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहां से शुरुआत हो रही है पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, और करेल आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये करेल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक हार होने जा रही है।
सबसे बड़ी जीत होगी। मैं कहता हूं, प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से हारे तो वो कन्हैल से हारे। ये कन्हैल विधानसभा नेताजी के क्षेत्र की विधानसभा है। नेताजी की क्षेत्र की विधानसभा है और कभी भी ये विधानसभा पीछे नहीं रही है वोटों के मामले में। अपनी पार्टी को न जाने कितनी बार यहाँ की जनता ने जिताने का काम किया है। यहाँ बहुत सारे विधायक बैठे जो जीते हैं, ये लगातार समाजवादियों के साथ रही है। यहाँ की जनता ने हमेशा समर्थन किया है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारा है बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य का भी चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का बचाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव से लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इसलिए बचाना जरूरी है कि संविधान हमें अधिकार और संविधान हमें सम्मान देता है। ये इस क्षेत्र की जनता से कोई आज का रिश्ता नहीं है समाजवादियों का। इस क्षेत्र की जनता से नेताजी का जाने कितना पुराना रिश्ता है। इस क्षेत्र से नेताजी का कुश्ती के जमाने का, कुश्ती और दंगल के जमाने का रिश्ता है। और जैसा कि अभी मंच पे कहा कि जब नेताजी को चुनाव लड़ना था, जब नेताजी को चुनाव लड़ना था, सुभाष यादव जी के परिवार ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। नथु सिंह जी ने सीट छोड़ करके उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और आज जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि योगी से पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं। योगी जी का चुनाव जाने कब होगा, लेकिन उससे पहले हमारा वोट पड़ जाए इसलिए कन्हैल में आए। मैं आभारी हूँ, और न केवल मैं आभारी हूँ, पूरी समाजवादी पार्टी आभारी और धन्यवाद देती है सौगत सिंह यादव जी का, कि जिन्होंने अपनी सीट को वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लोग ये मानते हैं कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दान से भी बड़ा अगर कुछ होता है तो वो त्याग होता है। अगर त्याग किसी ने किया है तो आपके विधायक सौगत सिंह यादव जी ने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सुभाष यादव जी का सम्मान करना हो, सौगत सिंह जी का सम्मान करना हो, समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बनने पर उनका सम्मान करने। आज मुझे खुशी है कि देवेश साथी जी भी आज समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, और बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। सरिता साथी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं, रमा साथी जी भी समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। मैं तमाम कन्हैल और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूँ, समाजवादी सरकार बनेगी तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। ये हम आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी में कौन सा भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रचार करेगी, कोई भी साजिश करेगी, कोई भी षड्यंत्र करेगी। और यहाँ की जनता ने देखा है कि बड़ी बड़ी साजिशों का, बड़े बड़े षड्यंत्रों का मुकाबला किया है।
याद होगा जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई जगह 3-3 बार वोट डलवाया था। याद है कि नहीं याद है? इसी लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी थी, दिल्ली में थी, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई लोगों को 3-3 बार वोट डालना पड़ा था। कांग्रेस वाले ये सोचते थे कि मैनपुरी में अगर बार बार चुनाव को रोका जाएगा, थोड़ा दबाव बनाया जाएगा और थोड़ी बहुत सख्ती की जाएगी, तो हो सकता है कि जनता घबरा जाए, जनता अपना मन बदल ले। लेकिन मैं भी दबाव बना रहा हो, कोई भी साजिश नहीं हो, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उस लोकसभा का चुनाव भी समाजवादियों को जिताने का काम किया। मेरा सौभाग्य है इस बात का कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं अभी लोकसभा का सांसद हूं, आजमगढ़ के लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से करेल सैफई को अपना घर माना है, उसी तरीके से आजमगढ़ के लोगों को कभी हम अपने से दूर नहीं कर सकते कि उन्होंने नेताजी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया, जब मैं उसके बीच नहीं पहुंच पाया उसके बावजूद भी हमें जिताने का काम किया। इसलिए जैसा हमारे लिए सैफई, वैसा ही करेल और वैसा ही आजमगढ़ का विकास करने का काम हम लोग सरकार में करेंगे। एक दिन मैंने सुना कि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि किसी विधानसभा में इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए किसी विधानसभा में ये चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, कभी एक्सप्रेस वे पे आना और जरा करेल कट देखना, करेल के कट से उतरते वहां देख लेना, दिन में दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन अगर रात में लगे तो हो सकता है आपको लगे कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। एक जमाना था, इस सड़क को हमने भी देखा कैसी सड़क थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो नए लोग भी जानते होंगे, 4-5 साल पहले ये सड़क नहीं थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कितने कम समय में सड़क बन सकती थी। जब मैं सड़क को बनाना चाहता था, बहुत सारे लोग कहते थे ये सड़क नहीं बन पाएगी। बहुत से लोग कहते थे इतना पैसा आएगा कहां से, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और जिस समय शिलान्यास कराया था, तो जब शिलान्यास के लिए नेताजी को बुलाया गया, और जैसा कि आप लोग जानते हो नेताजी की आदत है, जब शिलान्यास करने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने उद्घाटन की तारीख पूछा कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी। तो जब उद्घाटन की तारीख बताई अधिकारियों ने और मैंने जब तारीख बताई, तो उन्होंने कहा ये तो 17 में ही चुनाव हो जाएगा, और अगर 18 में सड़क बनाओगे तो बताओ उद्घाटन कौन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही काम को हाथ लगाता हूं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन की तारीख हमें सामने बताई जाए। तो उस समय नेताजी से पूछा कि बताओ कितने दिन में सड़क बनेगी, कितने दिन में सड़क बना दे। तो नेताजी ने कहा कि इस सड़क का अगर मैं शिलान्यास कर रहा हूं तो इस सड़क का उद्घाटन भी मैं करूं। तो जब मैंने दिन गिने तो ये सड़क 3 साल में बननी थी, लेकिन नेताजी ने कहा कि कम समय बनाओ, तो 22 महीने में सड़क बना करके तैयार कर। और याद होगा जिस समय ये सड़क बनाई और उद्घाटन हुआ, तो एयरफोर्स के बड़े बड़े हवाई जहाज जो लड़ाकू विमान है उनको सड़क को उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया। वो सुखोई और वो मिराज इसी सड़क पर उतरे थे। पहली बार कोई हाईवे बना था जहां पर हवाई जहाज उतर सकते थे, और सबसे भारी हवाई जहाज है वो हरकुलस, वो भी इसी सड़क पर उतरा था। केवल आगरा से लखनऊ नहीं बनाई ये सड़क। मुझे याद है जब नेताजी का जन्मदिन था, उसी दिन इस सड़क को उद्घाटन करने का काम किया। और आप पूरा देश घूम के आ जाओ, पूरे देश में देखाओ,
आपको करहेल वाली ये एक्सप्रेस वे नहीं दिखाई देगा जैसा ये एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है। हमसे किसी ने मंडी नहीं मांगी थी। यहाँ जितने लोग नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, किसी ने मंडी नहीं मांगी थी, लेकिन समय समय पर सोबरन सिंह जी विधायक थे या सांसद थे, किसानों के लिए मैंने कहा नेताजी का क्षेत्र है, मैनपुरी में सबसे बड़ी मंडी बनेगी, और वो मंडी बनना शुरू हो गई थी एक्सप्रेसवे के किनारे। जैसे ही सरकार गई, आपके मंडी का काम वैसे ही रुक गया, आगे काम नहीं बढ़ पाया। इधर सड़क के किनारे जो ढाबे बनते थे, जो पुरानी सड़क पे आपने देखे होंगे, कोई ढाबा 6 महीना चलता है, कोई 1 साल चलता है, कोई चलता ही नहीं है क्योंकि जमीन इतनी महंगी होती है, ढाबा नहीं चला पाते हैं। हमने कहा ये एक्सप्रेस वे नई तरह का है, इसके किनारे ऐसी चीजें बने कि अगर कोई यात्री आने जाने वाला हो, अगर वो उतर करके चाय पीना चाहे, खाना खाना चाहे, या अपनी पसंद की कोई और चीज खाना चाहे तो वो भी मिल जाए। तो आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे के किनारे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं जिसमें हर तरह का खाना मिल जाता है। ये भी सरकारी है, हमने किसी को नहीं दिया था, हम सरकार का सरकार के रूप में चलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, इन्होंने वो भी बेच दिया। जाने किसको दे दिया? आप आगरा से लखनऊ चले जाओ, आगरा से लखनऊ चले जाओ, इस सड़क पर नेताजी और हमारा आप नाम कहीं नहीं देखोगे सड़क पर। आप बताओ, कहीं नाम लिखाओ हमारा और नेताजी को तो बता दो सड़क पर। आगरा से लेकर के लखनऊ चले जाएं आप, कहीं नेताजी और हमारा नाम नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई, जहां पर लोग उतर कर के सूसू करने जाते हैं, वहां बीजेपी के लोगों ने अपना नाम लिखा लिया। बताओ, कहीं एक्सप्रेस वे पे नाम हमारा लिखा है? यहाँ पर वो शौचालय है, बीजेपी का सबसे मनपसंद काम अगर कोई है तो शौचालय बनाने, और ऐसे शौचालय बनाए जिसमें एक भी पानी नहीं मिल रहा। बताओ, बिना पानी के शौचालय कैसे जाओगे? और जब मैं ये सड़क के किनारे शौचालय बना रहा था बड़े बड़े, तो एक इंजीनियर आए, बोले कि इतना बड़ा शौचालय क्यों बना रहे हो? 2-4 बना दो, उतने में सब लोग कर लेंगे। मैंने कहा अगर 2 बसें भर के आ जाए तो बताओ शौचालय कैसे करेंगे इसका? तो अगर आप देखोगे, अगर 2 बस भर के भी आए तो 5 और 10 मिनट लगेगा, सब शौचालय जा सकते हैं। ऐसा शौचालय बनाने का काम किया, और हमारी माँ बेटी उनके लिए भी सबसे अच्छे शौचालय बनाने का काम किया। ये तो शुरुआती दौर था जब विकास की गति हम लोग दे रहे थे, क्योंकि नेताजी ने यहाँ से लेकर के हम लोगों को यहाँ तक लाए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिद्धांत, जो मुद्दे, जो विरासत में हम लोगों को मिला है, हमारी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष, जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जिन कार्यक्रमों को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चल रहे थे, जिनके कार्यक्रमों पर नेताजी चले, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे थे, अगर नेताजी यहाँ तक लेकर के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आगे 50 और 60 साल कैसे लेकर के जाए। इसीलिए ऐसी सड़क बनाई। और मुझे नेताजी अक्सर जब एक्सप्रेस वे की बात होती थी, जब भी मैं उनसे एक्सप्रेस वे की बात कहता था तो वो कहते थे कि तुमने कभी सैफई से पतारा वाली सड़क देखी है? तो मैं कहता था नेताजी आपकी वो पगडंडी वाली सड़क है, ये एक्सप्रेस वे है। तो जब भी मैंने उनसे एक्सप्रेस वे की बात की, उन्होंने हमेशा मुझे सैफई और पतारा की सड़क का याद दिलाया। और सच्चाई ये है कि नेताजी ने जो सैफई से पतारा सड़क बनाई थी, कितने साल पहले बनाई थी सोचो, आज भी उतनी मजबूत दिखाई दे रही है, अभी भी वो गड़बड़ नहीं हुई है। और नेताजी ने पीडब्ल्यूडी से नहीं बनवाई थी,
कहा ये ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, ये मजबूत सड़क बनाएंगे, इसलिए ब्रिज कॉर्पोरेशन वाले सड़क बनाएंगे। पहली बार ब्रिज कॉर्पोरेशन ने कोई सड़क बनाई आपके क्षेत्र में तो आपकी सैफई से पतारा वाले सड़क बनाने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी बिना भेदभाव नहीं करती, बिना भेदभाव के काम करती होगा। हो सकता है चुनाव में हम लोग उलझ जाएं और चुनाव में दूसरों के लिए वोट मांगते रह जाएं और हमारे लिए कोई वोट ना मांगे। इसलिए बताओ आप सब लोग मिलकर के हमारे लिए वोट मांगोगे कि नहीं? क्योंकि हमें तो हर जगह जाना है वोट मांगने, आपको आने की जरूरत हम अपने लिए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से बताओ कि आप लोग हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए जब आपने कहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी जीत के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। नाराज हैं, रूठे हैं, आपसे दूरियां बना के रह रहे हैं, कम से कम उनके पास जाना, उनसे सहयोग मांगना, मदद मांगना, उनसे कहना कि ये नई पार्टी है, कहीं भेदभाव नहीं होगा, ये नई सपा है, नई भेदभाव होने देंगे और विकास के लेकर के आपको साथ साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि करहेल जिस दिन नाम आया उसी दिन से बड़े बड़े चैनल भी बहस करने लगे करहेल विधानसभा कौन सी है। केवल बीजेपी नहीं देख रही है करहेल को, देश में दुनिया देख रही है करहेल को कि करहेल की जनता क्या फैसला होगी। आज के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है, हो आज के जमाने में कोई बात नहीं छिपती। इसलिए बताओ सबसे बड़ी जीत होगी पार्टी की कि नहीं होगी? हम लोगों ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। गरीबों को घर देना हो, पेंशन देनी हो, लैपटॉप देना हो, लेकिन नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं इन सरकारों ने लगातार गलत फैसले, गलत नीतियां बनाई, जिसके कारण गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। अगर समाजवादी सरकार बनती है और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें काम न करे होंगे। और ये करें विधानसभा और लोकसभा मैनपुरी सरकार बनने पर आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि अगर विकास हो तो ऐसा विकास हो जैसा करें और मैनपुरी का हुआ है। अभी तक तो लोग सैफई कहते हैं कि सैफई में ही विकास हुआ है। ये जो झूठे लोग हैं, ये जो जुमलेबाज लोग हैं, ये जो झांसा देते हैं और जो झगड़ा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं, झांसा देते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कभी कभी कहते हैं कि केवल सैफई से विकास रहा है। मैं उन बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, सैफई जैसा विकास अगर आपने कहीं किया हो तो बता दो। आपकी डबल इंजन की सरकार ने कहीं किया हो तो बता दो। ये केवल एक जगह नहीं है, पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग विकास करने का काम करेंगे और कम से कम मैनपुरी और करेल को उदाहरण पेश करेंगे कि हाँ विकास हो तो ऐसा हो। तो मैंने कह दिया था कि जहाँ पर नेताजी पढ़े और नेताजी ने पढ़ाया, न केवल नेताजी वहाँ पढ़े और पढ़ाया बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो जैन इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे। विधायक सोरेन सिंह जी भी वहीं पढ़े, असीम यादव भी वहीं पढ़े, इनके पिताजी भी वहीं पढ़ा है। तो सोचिए उदय प्रताप सिंह जी केवल यहाँ के कवि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। नीरज जी के बाद अगर सबसे बड़ा नाम कोई कवियों में रहा तो वो उदय प्रताप सिंह जी, उनके बेटे यहाँ पढ़े और वो खुद पढ़ाए हुए। और कौन कौन पढ़ा? जो प्रिंसिपल बाथम जी हैं, इन्होंने जब हमारा परिचय दिया
तो जितनी अच्छाई हो सकती है सब पर्चे में पढ़ दी। तो ये भी वहीं पढ़े और नहीं रखे, बजट नहीं रखे, जैन इंटर कॉलेज हालांकि बहुत संस्था का उनका है, मैं जब कभी सरकार बनेगी तो मैंने कहा है कि उसको यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम होगा, तो हम समाजकारी और आपको भरोसा दिलाते हैं कि करेल में कोई न कोई ऐसी इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो आज के समय पर जिस पढ़ाई की जरूरत है उस पढ़ाई को लेकर के नौकरी और रोजगार मिलते हैं, उस तरह की इंस्टीट्यूट बना करके यहाँ के नौजवानों को दुनिया से जोड़ने का काम करें। इसलिए टेक्नोलॉजी ने हमको आपको जोड़ के रख दिया है। हम आजकल एक साथ में टेक्नोलॉजी कौन क्या कर रहा है सबके पास जानकारी है। जब से मोबाइल आया, इंटरनेट आया, गूगल आया, कोई झूठ नहीं बोल सकता, सब सच्चाई कहीं न कहीं आती है। लेकिन इस व्यवस्था को भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने खराब करने का काम किया, उसको झूठ भरने का काम किया। इधर मैंने देखा है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां कपड़े मंगाने हो तो कपड़े मंगा लो, खाने का सामान मंगाना हो तो खाने का सामान मंगा लो, टैक्सी चल रही है। मैं नहीं शब्दों में इस संस्था में कई बार आए, नेता भी आए, हम भी आए और लोग भी आए, कई बार हम भी आ चुके हैं। इसलिए नर्सिंग इंटर कॉलेज के लिए भी मोबाइल डाउनलोड वालों करेंगे, वो करने का काम करेंगे। और हालांकि खेल का तो बहुत कुछ सफेद में भी है, अगर खेल को लेकर भी कुछ बनाना चाहेंगे तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस संस्था को भी मदद कर करके एक कम से कम अच्छी संस्था दिखाई दे करेल में, जो आज के समय पर पढ़ाई का इंतजाम हो सके। मैं आशा कार्यकर्ता है और आशा लोगों की मदद करने के लिए आश्वासन देता हूँ। वहीं हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं, टीटी वाले दिखाई दे रहे हैं, बीएड वाले दिखाई दे रहे हैं, बीएडटीटी 2011 इनकी भी मदद करने का काम करेगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सरकारी जितने भी पद हैं, नौकरियां हैं, उनको सबसे पहले भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अपने से मदद करेंगे। अभी घोषणा पत्र आने वाला है तो देखेंगे आप बहुत सारी जो समय समय पे हम लोगों को ज्ञापन दिए हैं, टीटी वाले 2011 तुम्हारी भी समस्या समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप कई दिनों से जितने भी हमारे करेल के साथी हैं, करेल के नेता कार्यकर्ता जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों का हुजूम, लोगों का जोश, लोगों का उमंग इस प्रकार से है कि हमें उम्मीद है कि इस पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत करेल की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को करके भेजेगी। ये चुनाव उन नौजवानों के लिए है जिन्होंने रोजगार के लिए लखनऊ में लाठियां खाई, ये उन किसानों के लिए है जिन्होंने खाद की एक एक बोरी के लिए लाइनों में लगे और लाठियां सरकार की खाई। मैं केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह 5 सालों से आपने अपने खेतों की रखवाली हमारा पशु और सांडों से की, इन भाजपा के लोगों को भी खदेड़ने का काम लाठी डंडे लेके करिएगा, जैसे आपने हमारा पशु और सांडों खदेड़ा था। आए हुए साथियों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि आप लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। एक ही मेरा निवेदन कि 20 तारीख को इतने वोट ईवीएम में डाल दीजिएगा कि पूरे प्रदेश और देश की सबसे बड़ी जीत करेल विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके जाए, जो आपका भी सम्मान बढ़े, हम लोगों का भी सम्मान बढ़े। जय हिंद, जय समाजवाद। आप सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत आभार। आज मैं
पूर्व चेयरमैन अरुण दीक्षित अंगू जी, वो कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका मैं समाजवादी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और